हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांतु सर और मैं आज इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाला हूं। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना लिया, वो 2 वीडियो आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो आज कुछ इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे पता है आप लोग अच्छे लोग हैं तो दिल से एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो जो हमारा पहला हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज, ये जो एटॉम है ये कैसा है? फुटबॉल की तरह है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस इसका जितना ज्यादा, एटॉमिक साइज उतना ज्यादा। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप्स एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जैसे ये इसका लास्ट, जैसे हमें मान लिया लिथियम है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में घुस रहा है? ये हमारा लिथियम। इसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है। ये नंबर 1 शेल, ये नंबर 2 शेल। उसके बाद ये अगर आपने सीजियम या फ्रेंसियम कंसीडर कर लिया तो इसका लास्ट शेल कितना होगा? 7। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप्स नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस एज वेल एज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। सो दैट इज व्हाई द साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप्स। ठीक है। एंड शील्डिंग इफेक्ट क्या है वो भी बताऊंगा। And as we move from left to right, the atomic size increases. Atomic size decreases. Atomic size increases top to bottom, and atomic size increases. Sorry. Atomic size increases top to bottom and decreases from left to right. Left to right atomic size क्या होगा? Decrease होगा। क्यों डिक्रीज होगा? देखो, जैसे मान लेते सोडियम और यहाँ का मान लेते क्लोरीन। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन भी 3rd नंबर शेल में है, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन भी 3rd नंबर शेल में है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3s2 3p5। तो ये हमारा सोडियम का न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन। ये 3rd शेल। ये क्लोरीन का न्यूक्लियस में कितना है? 17 प्रोटॉन। ये न्यूक्लियस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब नंबर ऑफ शेल सेम है तो साइज भी सेम रहना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 11, इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 17। मान लीजिए आप एक ग्राउंड है, ग्राउंड के सेंटर में 11 लोग हैं और दूसरा ग्राउंड में 17 लोग हैं, ग्राउंड का सेंटर में। अब 11 लोग किसी चीज को, मतलब कोई बाउंड्री के चारों तरफ कुछ चीज है उसको अपने तरफ खींच रहा है और 17 भी खींच रहा है, तो कौन सा फील्ड में ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा? ऑब्वियसली 17 में ज्यादा खींच पाएगा। 17 लोग ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा एज कंपेयर टू द 11। तो ये जो खींच पाना उसे कहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे कहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा? जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा इन द सेंटर इफ द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। नंबर ऑफ शेल रिमेन एक ही है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस की बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। तो जितना न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है। इसीलिए क्लोरीन चारों तरफ जो बाउंड्री मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा अपने तरफ ऐसे खींच पाएगा। जब ऐसे खींच पाएगा तो उसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन ये इतना ज्यादा खींच नहीं पाएगा एज कंपेयर टू द क्लोरीन। क्लोरीन जैसा खींच नहीं पाएगा।
तो इसी वजह से एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम इन अ सेम पीरियड. एज ए रिजल्ट द साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, आया समझ में? साइज इंक्रीज जब होगा ऊपर से नीचे तक तब एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा, यहां से यहां तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा. अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा. ठीक है. उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मान लीजिए मैंने एक इधर रस्सी ऐसे बांध के रखा है, एक रस्सी है, उसको एक तरफ 5 लड़का खींच रहा है, एक तरफ 2 लड़कियां है. ठीक है, चलिए मान लेते एक तरफ 2 लड़का, दूसरी तरफ 20 लड़कियां. ओके, तो 2 लड़का उतना भी तंदुरुस्त बॉडी बिल्डर जैसा नहीं, मतलब मेरा जैसा ही पतला पतला लड़का है. तो 2 लड़का इस तरफ है, 10 लड़कियां इस तरफ है, सॉरी 20 लड़कियां इस तरफ है. तो कौन ज्यादा अपनी तरफ खींच पाएगा? ये रस्सी जो बांधा मैंने उसको कौन ज्यादा खींच पाएगा? ऑब्वियसली लड़की ज्यादा खींच पाएगा. जो लड़की ज्यादा खींच पाएगा इसका मतलब लड़की के पास खींचने का क्षमता ज्यादा है. तो एक बॉन्ड होता है, जैसे एस और सीएल का बीच में एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींच पाता है उसे कहा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस. ये एक जनरल ट्रेंड है, कभी कभार अलग अलग देखने को मिलता है. जो फ्लोरीन है ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ये याद रखना. अब देखो ऐसा क्यों? एक तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, मतलब इन पीरियड में, और इसका न्यूक्लियर उसका आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है. 7 इलेक्ट्रॉन और इसका साइज भी छोटा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये उसका 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. ऑक्टेट पूरा करने के लिए फ्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इजीली इलेक्ट्रॉन ले पाएगा. जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले पाता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा ज्यादातर. उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. अब देखो, जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका आयोनाइजेशन जिसका साइज बड़ा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, जिसका साइज छोटा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा. तो यहां से यहां तक जाऊंगा तो साइज क्या होता है? घट रहा है, तो यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा. ऊपर से नीचे तक जाऊंगा, साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा. चलो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कोई एक बच्चा घर में रहता है, कोई एक बच्चा घर से थोड़ा दूर रिलेटिव के घर रहता है, और एक बच्चा घर से बहुत दूर रेंट में रहता है. तो अगर बाहर जाना है तो इन तीनों बच्चों में से कौन पहले बाहर निकल पाएगा? ऑब्वियसली जो रूम में रह रहा है, रेंट में रह रहा है, वो बाहर जल्दी निकल पाएगा. उसके बाद क्यों? क्योंकि वो मम्मी से बहुत दूर रहता है, मम्मी पापा से बहुत दूर रह रहा है. तो अगर बाहर जाके घूमेगा भी फिर भी मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा, मैं मम्मी पापा को लगे मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन देखो तुम्हें पता है, बच्चा को पता है वो क्या कर रहा है, बच्चा घूम रहा है, मस्ती कर रहा है. तो जब दूर, घर से दूर रेंट में रहेगा तो वो बच्चा कुछ भी करेगा, मतलब मम्मी पापा थोड़ी ना देखने के लिए आएगा. ऐसा मत करना, लेकिन ये बहुत बुरी बात है, मम्मी पापा को धोखा देना जैसा होता है, मत करना. तो अगर वो बच्चा जो घर से दूर रहता है, रेंट में, मम्मी पापा से दूर है, मम्मी पापा कौन? हमारा न्यूक्लियस उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. इसके वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर का इलेक्ट्रॉन इजीली कहीं पे भी जा सकता है, मतलब वो बच्चा कहीं पे भी इजीली जा सकता है. दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया था? दूसरा जो रेंट में रिलेटिव के घर रह रहा है,
घर से दूर रिलेटिव के घर में रहकर पढ़ाई कर रहा है। अब उसको कुछ कहीं पे जाना है तो रिलेटिव से भी तो परमिशन लेना पड़ेगा, मैं जा सकता हूँ या नहीं। तो उसको थोड़ा तकलीफ कम आएगा, किससे? वो रेंट वाला जो रेंट में जो रह रहा है उससे थोड़ा ज्यादा तकलीफ आएगा। उससे उसके बाद कौन? एक जो घर में रह रहा है, घर में मतलब मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेगा, तो वो जहां कोई भी जगह पर नहीं जा सकता है ना। तो इससे क्या समझ में आता है? जब न्यूक्लियस से कई जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तब आयनेशन एंथैल्पी कम होता है। उसके बाद जब मीडियम होता है तब मीडियम लगता है। जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बहुत कम होता है तो इफेक्टिव आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, मतलब मम्मी अपने बच्चे को टाइटली कंट्रोल करके रखता है। मम्मी जो वो टाइटली कंट्रोल करके रख रहा है अपने बच्चे को, उसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आसान भाषा में, मतलब ऐसे बातों में, हमारा बातों में। फिर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? द एलिमेंट व्हिच इज इजीली कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे मेटेलिक प्रॉपर्टी घटते जाएगा। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ से पड़ेगा। ज़्यादातर इस तरफ का जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल होता है, इस तरफ का जो एलिमेंट है वो मेटल्स होता है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक जाओगे घटेगा। मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा। क्यों? जो इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएगा वो ज्यादा मेटेलिक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो साइज क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने का मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, यानी इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पाएगा और इसी वजह से मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। फिर क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। फिर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या कहा जाता है? नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो इस तरफ की जो एलिमेंट है इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी क्या है? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा? यहां से यहां तक इंक्रीज हो जाएगा, यहां से यहां तक डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप्स। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्डिंग इफेक्ट क्या है? जैसे मान लो तुम्हारा घर में तुम्हारा काजिन आया है, ठीक है, और तुम्हारा मम्मी पापा क्या कर रहा है? तुम्हारा काजिन को लेकर तुम्हें बहुत चिढ़ाता है कि ये पढ़ाई में भी अच्छा है, घर का काम में भी हाथ बटाता है, और तू एक नालायक, तू ना काम करता है ना पढ़ाई में अच्छा है, तू क्या करेगा जिंदगी में? तुम अगर ऐसे बात सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग में तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। जब गुस्सा आएगा तो क्या करोगे? रुक, इसको भगाना पड़ेगा घर से, ये मेरा दुश्मन है। जब ये घर में रहेगा ना तब तो मेरा शांति एकदम नाश हो जाएगा। तुम क्या करोगे? अरे निकल, तू पहली फुर्सत में निकल, वरना मैं तुझे पीट पीट के हालत खराब कर दूंगा। तुम जो ये कह रहे हो तुम्हारा काजिन को, इसके वजह से तुम्हारा काजिन क्या करना चाहेगा? घर से दूर जाना चाहेगा। लेकिन मम्मी क्या कर रहा है? काजिन को बोल रहा है नहीं बेटे 2-3 दिन रुक जा। मम्मी जो उसको बोल रहा है 2-3 दिन रुक जा, वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और तुम जो ऐसे बोल रहे हो जा तू चला जा, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है। और एस ऑर्बिटल का शील्डिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। इसको चलो एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम एक लड़की है, लड़की मतलब न्यूक्लियस, और उस लड़की का एक प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड है। प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड मतलब कैसा? मतलब वो स्कूल में भी साथ में जाता है, ट्यूशन में भी साथ में जाता है, घर के पास ही है, फोन में लगे रहता है। तो ऐसा प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड तो हमेशा उसके चारों तरफ ही रहता है। जब ऐसा प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड होगा तो वो न्यूक्लियस मतलब वो लड़की के पास कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना। जब आएगा लड़का क्या करेगा? पीट पीट के हालत खराब कर देगा। समझ रहे हो? तो एस क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल का साइज स्फेरिकल, तो स्फेरिकल न्यूक्लियस के जैसा, तो न्यूक्लियस की चारों तरफ ऐसे घेरो रहता है, और एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई बाहर से आ नहीं सके न्यूक्लियस की तरफ। तो वो एस ऑर्बिटल की तरह काम करता है। और ज्यादा शील्ड मतलब जो प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है? उस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा बाकी लड़कों से। ठीक है।
उसके बाद पी ऑर्बिटल कैसा, पी ऑर्बिटल मान लो जो लड़की जहाँ है उसका बॉयफ्रेंड उससे 100 किलोमीटर दूर रहता है, ठीक है, और कभी कभार संडे को आ जाता है, हफ्ते में एक दिन, हर हफ्ते आ जाता है, लेकिन वो उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा 100 किलोमीटर दूर, 100 नहीं सॉरी, मान लो 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है पी ऑर्बिटल, तो उतना उस लड़की को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा एस जैसा। तो न्यूक्लियस मतलब वो लड़की की तरफ बाहर से चांस मारेगा, बाकी लौंडा ऑब्वियसली चांस मारेगा। तो इसमें शील्डिंग क्या है, थोड़ा सा कम। डी में कैसा है, डी मान लो उस लड़की से 100 किलोमीटर दूर रहता है वो लड़का, तो प्रोटेक्ट करने का जो क्षमता वो बहुत और घट जाएगा। फिर वो लड़की से अगर मान लो उसका बॉयफ्रेंड 1000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर रहता है, तो क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा इतना दूर से, नहीं कर पाएगा, तब तो गया, न्यूक्लियस दूसरा किसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उस 100 किलोमीटर वाले को पता ही नहीं चलेगा। वो कौन है हमारा, एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग बहुत कम होता है, एस का सबसे ज़्यादा, पी का उससे थोड़े कम, डी का और कम, एफ का बहुत कम, ना कि बराबर मान सकते हो। सो इतना ही, और कुछ बाकी है, सब तो बोल ही दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दिल से लाइक कर दीजिएगा, आप लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, और सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।